नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूँ। छंद प्रकरण चल रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में भाग ब में काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले छंद प्रकरण में जो 8 छंद निर्धारित है उनमें से 3 छंदों को देखा था, गीतिका, हरि गीतिका और उसके बाद हमने देखा था छप्पय छंद। मात्रिक छंदों में एक छंद बचता है कुंडलियां छंद। आज हम कुंडलियां छंद से आरंभ करेंगे। फिर एक बार निवेदन आप लोगों से, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहें, हम आपसे इसी तरह जुड़ते रहें। लीजिए शुरू करते हैं आज हमारे छंद प्रकरण को कुंडलियां छंद से। फिर एक विषम मात्रिक छंद से शुरुआत हो रही है। आज हेडिंग लगाते हैं, चौथा छंद है हमारे पाठ्यक्रम में, नाम है कुंडलियां। कुंडलियां छंद के अंदर हम देखेंगे पहले तो लक्षण कि आखिर कुंडलियां छंद बनता किन किन छंदों के मिलने से है। यह भी विषम मात्रिक छंद है। हमने देखा था पहले, इससे पहले छप्पय छंद रोला और उल्लाला के संगम से बनता था। कुंडलियां, मारवाड़ी में एक बात समझाऊं तो इतो याद रख लीजिए कि कुंडलियां दोरो है। क्या है? कुंडलियां दोरो है। दोरो का मतलब क्या हुआ? मारवाड़ी में कहा दोरो है। दोरो मतलब दोहा और रोला। दो यानी दोहा और रो यानी रोला। दोहा और रोला के संगम से बनता है इनवास तेज कुंडलियां दोरो है। क्या हो गया? याद हो गया ना कि कुंडलियां किस किस के मिलने से बनता है? दोहा और रोला के संगम से कुंडलियां बनता है। अब हम जानते हैं कि दोहा के तो 2 पंक्तियां होती है और रोला 4 पंक्तियों में लिखा जाता है, इसलिए कुंडलियां भी 6 चरणों का छंद होता है। लक्षण ऐसे ही याद हो गए। देखो 2 लक्षण तो याद हो गए ना, एक तो यह दोहा और रोला के संगम से बनता है, दूसरा लक्षण याद हो गया कि इसके 6 चरण होते हैं। आरंभिक 2 चरण, दोरो कहा ना हमने, दोरो मतलब दोहा आरंभ में आएगा, रोला बाद में आएगा। तो दोहा की आरंभिक 2 पंक्तियां दोहा छंद की और पीछे की 4 पंक्तियां रोला छंद की होती है। फिर बड़ी गजब की बात है इस कुंडलियां छंद में। कुंडलियां छंद का जो इसमें कुंडली बनती है, कुंडली कैसे बनती है कि जहां दोहा खत्म होगा, दोहा का जो अंतिम चरण होगा वो रोला का पहला चरण होगा, वहां रिपीट होगी। वो जो आधा चरण है ना, वो यहां वापस रोला जहां शुरू होगा वहां रिपीट होगा। फिर एक और गजब की बात, यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी पर खत्म होगा। कैसे? मैं आपको एक कुंडली सुनाता हूं। बड़ा सुंदर कुंडली लिखी है गिरधर कविराय ने कि साईं यहाँ संसार में, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से शुरू हो रहा है उसी शब्द पे खत्म हो रहा है, बाकी सारी बातें उसमें आएगी। साईं यहाँ संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संगी संग डोले और पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीत यार कोई बिरला साईं। साईं से शुरू हुआ था और साईं पे खत्म हुआ है। बीच में पंक्ति रिपीट भी हो गई थी। दोहा का अंतिम चरण रोला में दोहराया जाता है। ये सारी चीजें हो गई। दोहा की आरंभिक 2 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां रोला की, जिस शब्द से शुरू उसी शब्द पे खत्म। ये सारे लक्षण हैं कुंडलियां छंद के। कुंडलियां महत्वपूर्ण छंद है। छप्पय और कुंडलियां में अंतर की दृष्टि से पूछा जा सकता है, स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है। 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, 2020 में आने की संभावना रहती है। चलिए 2018, 2019, 2020 ये तो हुआ केवल 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, जबकि मेरे जो साथी बीए की तैयारी करते हैं, जो एमए की तैयारी करते हैं, जो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड आदि की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए, और जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितने भी परीक्षाएं होती है उन सब के लिए छंद बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। लीजिए लिखते हैं कुंडलियां छंद के लक्षण। हम जितने लक्षण हमने बोले हैं, दोहराया जाता है, ये सारे लक्षण हो गए। कौन कौन से लक्षण हुए?
एक बार देखते हैं वापस। ये विषम मात्रिक छंद है, इसका निर्माण दोहा और रोला के संगम से होता है। आरंभिक 2 चरण दोहा के होते हैं, अंतिम शेष जो 4 चरण है वो रोला छंद के होते हैं। जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर समाप्त होता है, और अंत में हमने लिखा है कि दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये कुंडलियाँ छंद के सारे लक्षण हैं। परीक्षा में जब कुंडलियाँ छंद आ जाए और हमें लिखना हो तो उस समय इन सारे छंदों को, सारे लक्षणों को हम लोग लिखें। और जो साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये सारी बातें याद रखनी होती है, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। निम्न में से कौन सा एक कुंडलियाँ छंद का लक्षण नहीं है, या निम्न में से कौन सा एक विकल्प असंगत है छंद के संबंध में, तो उस समय आपको ये सारी बातें याद होनी जरूरी है। चलिए अब इन सब पर चर्चा करने के बाद में एक उदाहरण लिख लेते हैं। मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। लिखते हैं एक उदाहरण कुंडलियाँ छंद का। फिर एक गिरधर कविराय की कुंडली लिखते हैं। लाठी में गुण बहुत है। लाठी लीजिए, एक कुंडलियां का उदाहरण हम लोगों ने लिख दिया। 6 पंक्तियां हैं। आरंभिक जो 2 पंक्तियां हैं वो दोहा छंद की है, और अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं वो रोला छंद की है। दोहा में जहां 13, 11, 24 मात्राएं होती है, वहां यहां 11, 13, 24 मात्राएं होती है। मात्राएं तो 24 ही होगी, एक में 13, 11 और एक में 11, 13 पर यति होती है। ये ध्यान देने की बात है। बड़ा सुंदर एक कुंडलियां लिखा है गिरधर कविराय ने। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर होए ताहू को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो मेरे बाटी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। लाठी में क्या गुण है वो बताएं। चलिए व्याख्या कभी और करेंगे, अभी खाली इसमें मात्राएं कैसे लगती है वो देखनी है। दोहा छंद के लक्षण आप लोग जानते हैं। दोहा आपके पाठ्यक्रम में सीधा नहीं है, यहाँ हमें दोहा आएगा तो हम दोहा और रोला के लक्षण यहाँ पर लगा देंगे और वो कुंडलियाँ बन जाएगा। लगाते हैं यहाँ मात्राएं। गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु और लघु। देखिए 13, 11 पर यति होनी चाहिए। लाठी में गुण बहुत है, यहां है के बाद में अल्प विराम लगता है। इसका मतलब ये इतनी जो मात्राएं हैं उसमें 13 मात्राएं आ जानी चाहिए। देखते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 बिल्कुल सही है। तो पीछे जो बची हुई है वो 11 मात्राएं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 हो गई, ये 13 हो गई और कुल हो गई 24। ऐसे ही इसमें भी 24 होगी तो सब में ही 24, सभी में 24 मात्राएं ही होगी, लेकिन यहां थोड़ा क्रम बदल जाएगा इन 4 में। यहां 11, 13, 24 होगी। कैसे? तहां बचावे अंग, यहां पर यति होगी। दुश्मन दावागीर, यहां यति होगी। कह गिरधर कविराय, यहां यति होगी। और सब हथियारन छोड़, यहां यति होगी। जहां यति है मतलब जहां ठहर रहे हैं वहां तक 11 मात्राएं होनी चाहिए। कैसे? मैं यहां गिनता हूं खाली। लघु मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सही हो रही है। एक जगह लगा ही देते हैं नीचे वाली में। लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 गुरु। अब गिन लेते हैं। ये इतनी चीजें हैं, इतनी जो मात्रा है वो 11 होगी और ये इतनी है वो मैं पहले ही लिख देता हूं 13 होगी। अब देखते हैं होती कि नहीं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिखिए हमने। 13 होनी चाहिए यहाँ पर। आगे 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्राएं हो गई। 11, 13, 24। इस प्रकार से ये हैं कुंडलियाँ। देख लिया आप लोगों ने किस प्रकार से दोहा की 2 पंक्तियां। अब कौन कौन से लक्षण हम लोगों ने लिखे थे वापस दोहरा रहा हूं मैं आपको। जिस शब्द से शुरू होता है उसी पे खत्म होता है। तो लाठी से शुरू हो रहा है और लाठी पे ही खत्म हो रहा है।
सही है। अब हमने लिखा था कि दोहा का अंतिम चरण, दोहा का अंतिम चरण मतलब तहां बचावे अंग, ये रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। तो ये रोला का प्रथम चरण है, यहां पर इसका दोहरान हो गया, तहां बचावे अंग यहां से वापस शुरू हो रहा है। 6 चरण होते हैं, बिल्कुल हमने देखा 6 चरण होते हैं, 6 चरण हैं यहाँ पर। सब में 24-24 मात्राएं होती है, सब में 24-24 मात्राएं हैं। 11-13 के क्रम से रोला होता है, 13-11 के क्रम से दोहा होता है। आरंभिक 2 पंक्तियां दोहा की है, अंतिम 4 पंक्तियां रोला की है, कोई समस्या ही नहीं है। कुंडलियां छंद हमें याद हो गया। एक कुंडलियां छंद आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एक अगर उदाहरण याद होता है तो फिर आपको सारे ही लक्षण याद ही रह जाते हैं। इस प्रकार कुंडलियां छंद समाप्त होता है। देखते हैं आगे वर्णिक छंद। पहले मैं इन लिखे हुए सारे तथ्यों को मिटा देता हूं। लीजिए, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित वर्णिक छंदों को। वर्णिक छंदों में हमारे पाठ्यक्रम में है द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित्त और सवैया। शुरुआत करते हैं द्रुत विलंबित छंद से, लेकिन द्रुत विलंबित शुरू करने से पहले एक बार देखते हैं कि आखिर वर्णिक छंदों में गणों का निर्माण कैसे होता है। कुछ विस्मृतियां आ गई होगी, कुछ दिन हो गए हैं हम लोगों को पढ़ाई छोड़े हुए भी, तो इसलिए एक बार फिर से वो सूत्र देख लेते हैं यमाता राज भांसलगा वाला, जिससे हम गणों का निर्माण करते हैं। मैं जल्दी से आपको मात्र कुछ मिनटों में ही गण कैसे बनाते हैं वो एक बार वापस बता देता हूं। सूत्र था यमाता राज भांसलगा, ये सूत्र था। 3-3 के जोड़े बनाते हैं, जैसे यमाता तो लघु गुरु गुरु, फिर एक छोड़कर एक मातारा गुरु गुरु गुरु, ऐसे ऐसे करते करते हम सारे गण बना देंगे। कितने गण होते हैं? 8। ल और गा का मतलब होता है लघु और गुरु, ये बच जाएंगे पीछे। बाकी जिस नाम से शुरू होता है, य से शुरू होता है यगण, म से शुरू होता है मगण, त से शुरू होता है तगण, र से शुरू होता है रगण, ज से जगण, भ से बगण, न से नगण और स से सगण। इस प्रकार से 8 गण होते हैं। 3-3 वर्णों का एक जोड़ा गण बनता है। आधे अक्षर को हमें कहीं भी गिनना नहीं है, इसलिए आधा अक्षर बीच में आ रहा है तो उसको बीच में ले लीजिए। पूरे 3 वर्णों का एक जोड़ा एक गण बनाता है। बहुत शॉर्ट में बताया है। कभी छंद प्रकरण की जब बड़ी क्लास होगी उसके अंदर सारी चीज़ को विस्तार से एक एक गण को किस प्रकार से बनाते हैं वो सारी चीज़ें सिखाएंगे। लेकिन अभी ध्यान में है कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, इसलिए थोड़ा सा रफ्तार से चल रहा हूँ। देखते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से द्रुत विलंबित छंद से। हमारे पाठ्यक्रम का 5वां छंद है, नाम है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद कैसा छंद है? समवर्णिक छंद है। पहला लक्षण हो गया, समवर्णिक छंद है। 4 चरण होंगे, चारों में ही वर्ण समान होंगे, इसलिए समवर्णिक छंद हो गया। समवर्णिक छंद है और इसके अंदर पढ़ने में कोई भार है ही नहीं। जिस प्रकार मैंने मारवाड़ी में आपको समझाया था कुंडलियां दोहरो है, तो यहां हमें यह याद रखना है द्रुत विलंबित में न भार, द्रुत विलंबित में न भार, कोई भार नहीं है, न भार, इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? न भार, बस इतना ही लक्षण है ये पूरा इसका। कैसे लक्षण है न भार? न भार यानी इसके प्रत्येक चरण में पाए जाते हैं, कोई भार नहीं, न भार। क्या क्या चीजें होती है देखो, अंत में एक रगण होगा, एक नगण न, 2 है ना भगण, इसलिए हमने एक मात्रा लगा दी, न भा, और र यानी रगण, न भार, कोई भार नहीं। बड़ा सुंदर सा उदाहरण है इसका, बस इतना ही लक्षण है। द्रुत विलंबित छंद आ जाए, आपको लिखना है यह समवर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में एक नगण, 2 भगण तथा अंत में एक रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण पाए जाते हैं। लक्षण में इतना ही लिखना है। याद कर लिया द्रुत विलंबित न भार, बस न भार से काम चल गया, लक्षण पूरा याद हो गया। अब उदाहरण लिखते हैं। बड़ी सुंदर रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, प्रिय प्रवास, खड़ी बोली में लिखा गया उनका बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य। उस प्रिय प्रवास की आरंभिक पंक्ति है जो इसका उदाहरण है। लिखते हैं उदाहरण। क्या पंक्ति है?
दिवस का हो चला। पंक्ति बड़ी सुंदर है। शुरुआत करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद अपने प्रिय प्रवास की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों से द्रुत विलंबित छंद से शुरुआत होती है प्रिय प्रवास की। देखिए पंक्तियां तो हमने लिख दी, एक पंक्ति काफी है। आप लोगों को अगर परीक्षा में लिखना हो तो दिवस का अवसान समीप था, इतना एक पंक्ति में अगर मात्राएं लगा करके गण बना करके हम अगर निर्माण कर लेते हैं तो बहुत होता है। हम देखते हैं कैसे गण बनाने हैं। मैं लगाता हूं यहां पर, नीचे वाली पंक्ति में लगाऊं या ऊपर वाली में, एक ही बात है। मैं नीचे वाली में लगा देता हूं, लघु 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 गुरु लघु लघु। पहले मात्राएं लगानी है हमें, गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। अब देखिए ये कि ये मात्रा यहां लग रही है, इसमें जो मात्रा ऊपर लगेगी वो मात्रा नीचे लगेगी। कारण यह है कि गण तो एक समान बनेंगे ना। मात्रिक छंदों में एक सुविधा रहती है कि अंत में जाकर मात्राएं बराबर हो जानी चाहिए, 24 हो जानी चाहिए। अब वो 11 13 हुई कैसे? 11 होनी चाहिए। किस वर्ण में कौन सी मात्रा लगी वो समस्या नहीं है। यहां हर वर्ण जैसा ऊपर है वैसा वैसा नीचे होगा। वर्णिक छंदों में समान गण बनने चाहिए ना, तो इसलिए अब देखते हैं कैसे। लघु लघु लघु, 3 लघु होते हैं तो न स ल, यह माता राजभान सल का सूत्र है ना, न स ल। न स ल का मतलब हुआ नगण। फिर यह है भानस, भा न स, तो इसलिए हुआ भगण। अगर यह भगण है तो फिर यह भी भगण होगा। और अब है रगण। रगण का मतलब है राजभा, राजभा, तो यह हो गया रगण, राजभा। कुल मिला के 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण, कुल कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए। 12 वर्ण कैसे हुए? हमने कहा था कि एक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं। गण कितने हुए यहां पर देखो, 1 2 ये और ये, कुल मिला के 4 गण हो गए। 4 3 12 वर्ण हो गए। इतना ही है द्रुत विलंबित छंद। बस पंक्ति याद कर लीजिए। द्रुत विलंबित में न भार, दिवस का अवसान समीप था। द दोनों में वर्णों में साम्य है। दिवस का अवसान समीप था, द्रुत विलंबित। कोई समस्या नहीं, बढ़ते हैं आगे। द्रुत विलंबित छंद पढ़ने के बाद में एक और वर्णिक छंद देखते हैं, नाम है वंशस्थ छंद। शुरुआत करते हैं उसकी। पहले इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। लीजिए अब हम पढ़ते हैं एक नया छंद, क्रमांक 6। छंद का नाम है वंशस्थ छंद। कैसा छंद है ये? वर्णिक छंद है, यह भी समवर्णिक छंद है। सबसे पहला लक्षण लिखते हैं, समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में द्रुत विलंबित में न भार था, वंशस्थ जत जर है, जत जर। लक्षण क्या है? जत जर। जत जर का मतलब समझना आ गया ना, एक जगण, एक तगण, फिर एक जगण और अंत में एक रगण। कुल मिला के इसमें भी कितने वर्ण हुए? 4 गण है ना, 1 2 3 4, 4 गण है, तो इसलिए 12 वर्ण हुए। यहाँ भी सभी वर्णों में, सभी पंक्तियों में, सभी चरणों में समान वर्ण होते हैं, इसलिए समवर्णिक है। अब कोई भी लक्षण लिख सकता है। इसके प्रत्येक चरण में क्या लिखेंगे? पाए जाते हैं। इतना ही लक्षण है इसका। क्या लक्षण हुआ? एक जगण, एक तगण, एक जगण और अंत में एक रगण। कुल 12 वर्ण पाए जाते हैं। समवर्णिक छंद है। वंशस्थ बराबर जत जर, द्रुत विलंबित बराबर न भार। 2 ही बातें याद रखनी है। वर्णिक छंदों में न भार द्रुत विलंबित है, जत जर वंशस्थ है। लिखते हैं एक उदाहरण। उदाहरण से और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लिखते हैं उदाहरण। दिनांत था वे ग्वाल बाल थे। हालांकि आप एक पंक्ति लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा।
दो दो पंक्ति लिख देते हैं हम। दिनांत था वे दिन नाथ थे डूबते, संध्या काल का वर्णन, दिनांत दिन का अंत, दिन धन अंत। लगाते हैं मात्राएं, यहीं लगा देता हूं मैं। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु। यह कि ये मात्रा यहाँ लगा देते हैं ताकि गण बना देंगे नीचे। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु। ग शुरू में ही आधा है, इसको हमें कहीं गिनना नहीं है, हमने पहले ही बात करी है इस बारे में। गुरु लघु गुरु लघु गुरु। बनाते हैं गण, तीन तीन के जोड़े बना देते हैं पहले। अब देखते हैं कौन कौन से गण बन रहे हैं। गण बन रहे हैं यहाँ पर लघु है, गुरु है, लघु है। जगण बनेगा ज भा न, ज भा न, तो ये हो गया जगण। फिर यहां पर क्या है, ज हमारा लक्षण क्या कह रहा है, त है, मतलब ता रा ज, तगण। फिर जगण है ज भान, जगण हो गया। अब की बार रगण होगा राज भा। कुल मिला के कितने हो गए, 4 3 12 वर्ण हो गए। क्या याद रखना था, समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं, एक जगण एक तगण एक जगण और अंत में एक रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण पाए जाते हैं। वंशस्थ बराबर जत जर। चलिए द्रुत विलंबित पढ़ लिया, वंशस्थ भी पढ़ लिया, दोनों के लक्षण भी देख लिए, दोनों के दो दो उदाहरण भी देख लिए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कुंडलियां छंद, कुंडलियां छंद के लक्षण उसके उदाहरण। हमने पढ़ा वंशस्थ छंद, हमने पढ़ा द्रुत विलंबित छंद उसके लक्षण और उसके उदाहरण। अब एक कवित्त छंद का जो क्या लक्षण है वो देख लेते हैं। जाते जाते कवित्त छंद पढ़ते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको। देखते हैं हम 7वां जो छंद है वो है कवित्त छंद। कवित्त छंद का क्या लक्षण है और इसके किस प्रकार से उदाहरण को हम समझेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कवित्त छंद का एक लक्षण, आपके सबसे बड़ी सुविधा यह है कि कवित्त छंद एक ऐसा छंद है जो वर्णिक छंद तो है, लेकिन इसमें न तो आपको मात्राएं लगानी पड़ेगी और न ही आपको गणों का निर्माण करना पड़ेगा। है ये भी समवर्णिक छंद, लेकिन समवर्णिक छंद होते हुए भी इसमें गण मुक्त छंद है। किसी प्रकार से आपको न तो मात्राएं लगानी होगी और न ही किसी प्रकार से आपको गणों का निर्माण करना होगा। सबसे पहला लक्षण लिखते हैं हम लोग, यह समवर्णिक गण मुक्त छंद है। समवर्णिक है और गण मुक्त छंद है। सबसे पहली पहचान ये हो गई। फिर इसमें केवल वर्णों की गणना होती है, गणों का निर्माण नहीं किया जाता। इसके प्रत्येक वर्ण पाए जाते हैं। क्या क्या चीजें होगी, यह समवर्णिक गणमुक्त छंद है, इसके अंदर केवल वर्णों की गणना होती है, गणों का निर्माण नहीं किया जाता। इसके प्रत्येक चरण में 16-15 वर्णों पर यति के क्रम से कुल 31 वर्ण पाए जाते हैं। अब देखते हैं एक उदाहरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कवित्त छंद में हमें किस प्रकार से मात्राएं नहीं लगानी है। अब मात्राएं ही नहीं लगानी है तो फिर गणों का निर्माण करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता और केवल वर्ण गिनने हैं। अब ऐसे में क्या होगा, आपको परीक्षा में यदि कवित्त छंद पूछा जाता है तो पेपर में कवित्त देखकर नहीं पूछा जाएगा,
प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा ही देंगे कि कवित्त छंद के लक्षण लिखते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे में हमें उसके लक्षण आने चाहिए और उसका उदाहरण भी हमें याद होना चाहिए। हमने अगर लक्षण लिख दिए आधे अंक ही अर्जित करेंगे। उदाहरण लिखकर जब तक उसके ऊपर हम वर्णों की गणना नहीं करनी है, मात्रा नहीं लगानी है, हमें तो पता होना चाहिए कि उसके अंदर 31 वर्ण हो रहे हैं। 31 वर्ण हमें गिन करके सही एकदम बराबर लगाने होंगे। चलिए लिखते हैं एक उदाहरण। बड़ा सुंदर एक उदाहरण लिखते हैं। केशव द्वारा मां सरस्वती की जो वंदना की गई है वो लिखते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, नाती बरने सठ मुख तदपि नई नई। इस प्रकार यह एक पूरा कवित्त है। मनहरण कवित्त का एक बड़ा सुंदर उदाहरण केशवदास की रामचंद्रिका के अंदर जो सरस्वती वंदना उन्होंने लिखी है। मां सरस्वती की आराधना करते हुए केशवदास लिखते हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भाई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध कही कही हारे सब, कहीं न कहूं गई भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। केशवदास क्यों ना बखानी काहू पे गई। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 60 मुख तदपि नई नई। पति जिसकी 4 मुख से, पुत्र जिसकी 5 मुख से और नाती जिसकी 6 मुख से वंदना करता है, फिर भी उससे बखान नहीं हो सका। केशवदास कहते हैं कि मुझसे कैसे बखान। ये पंक्तियां लेकर आपको पूछ सकते हैं बड़े कंपटीशन एग्जाम में कि ये पंक्तियां किसकी है। केशवदास की रामचंद्रिका के अंदर जो सरस्वती वंदना की पंक्तियां हैं वो मैंने आपको यहाँ पर मनहरण कवित्त के रूप में लिखवाई है। हमने क्या क्या पहचान लिखी थी एक बार इस उदाहरण पर देख लेते हैं वापस। हमने देखा था कि 16-15 पर यति के क्रम से कुल एक चरण में 31 वर्ण पाए जाते हैं। एक चरण का मतलब हुआ ये 2 पंक्तियां, ये एक चरण है पूरी। 16-15 कैसे, तो गिनना है, खाली मात्रा नहीं लगानी, खाली गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 वर्ण हो गए। नीचे वाली पंक्ति में एक वर्ण कम होगा, मतलब 15 वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 15 और कुल कितने वर्ण हो गए, 31 वर्ण हो गए। ये क्रम सभी पंक्तियों में चलेगा। ऐसे कैसे, आप देखना चाहें तो नीचे वाली पंक्तियों में मैं वापस बता देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ 16 है। मेरे साथ साथ गिनते रहिए, 15 हो गए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस प्रकार यहाँ 15। कुल मिलाकर ये भी 16 15 31 वर्ण हो गए। अब एक चीज ध्यान देने की है यहां पर कि सभी चरणों का अंतिम शब्द, जो अंतिम जो वर्ण होगा, अंतिम वर्ण वो गुरु होगा। कैसे, भई में ये ई गुरु, लई में भी ये ई गुरु, गई में भी ई गुरु और नई में भी ई गुरु। एक और विशेषता, एक और जो बिंदु है लक्षण में, वो हम लोग जोड़ सकते हैं। एक तो ये गण मुक्त होता है, समवर्णिक छंद है। समवर्णिक यों हुआ ना कि सब में 31 है, सभी चरणों में। 4 चरण है तो चारों ही चरणों में 31 वर्ण है, इसलिए समवर्णिक गणमुक्त छंद हुआ। कैसे बना, 16 15 31 के क्रम से बना। सबका अंतिम जो वर्ण है सभी चरणों का वो गुरु है। इसके साथ ही कवित्त छंद से संबंधित जो आपकी जानकारी है वो समाप्त होती है। कैसे, देखिए हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो जो हमारा एक मात्रिक छंद बाकी था वो देखा हमने, कुंडलियां छंद। कुंडलियां के बाद में हमने वर्णिक छंदों की पहचान कैसे होती है वो देखा। वर्णिक छंदों में हमने द्रुतवलंबी छंद देखा, वंशस्थ छंद देखा और वर्णिक छंदों के अंतर्गत ही हमने देखा है अब कवित्त छंद, कवित्त छंद के लक्षण और उसके उदाहरण को। अब बचता है हमारे पाठ्यक्रम में सवैया छंद। सवैया अपने आप में एक नाम है लेकिन 11 छंद है उसके अंदर।
11 छंदों को एक सारणी के माध्यम से एक ही वीडियो में आपको पूरा सवैया किस प्रकार से सीखा जा सकता है वो सिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, पुनः एक बार इस निवेदन के साथ में कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।